हेलो दोस्तों, जिनका एमडीसी में जीएसटी है उनका मॉडल पेपर 1 का फर्स्ट लेक्चर हम लोग डाल चुके हैं। सेकंड लेक्चर चलते हैं मॉडल पेपर 2 और आज भी हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर 2 में सेकंड लेक्चर में कि जीएसटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एमडीसी पेपर या आप मेजर पेपर में भी जीएसटी है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काम करेगा। और ये सब जो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। तो चूंकि ये हम लोगों को ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एमडीसी में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं बता रहे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एमडीसी में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं बता रहे। हालांकि बड़ा अच्छा, जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है? नहीं, जीएसटी काउंसिल का हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, इसलिए गलत है ये। ठीक है, तो बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें भी है। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में को डिफाइन कीजिए और उसका अंतर लिखिए। तो यहाँ तो लिखा हुआ ही है, हम समझा देते हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो व्यक्ति अर्न करेगा, जिसके ऊपर वो चार्ज होगा वही जाके पे करेगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि अगर राम एक इनकम जनरेट कर रहा है, राम इनकम जनरेट कर रहा है तो टैक्स लायबिलिटी इसका बनेगा, टैक्स इसको देना पड़ेगा और ये खुद जाके गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, राम कमाता है, टैक्स लायबिलिटी राम का बनता है और राम उस पैसे को जाके गवर्नमेंट को जमा कर देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में होगा कि कस्टमर सामान खरीदता है, कस्टमर अपना टैक्स सरकार को नहीं देता है, देता तो टैक्स कस्टमर ही है, लगता है टैक्स कस्टमर का है। तो कस्टमर सामान खरीदा, वो अपना टैक्स देता है सप्लायर को, यानी सप्लायर उससे टैक्स वसूलता है। टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है कस्टमर, लेकिन उससे वसूल कौन रहा है? सप्लायर। और सप्लायर जाके गवर्नमेंट को जमा कर दे रहा है। इसका मतलब है, यहाँ पे देखिए, यह डायरेक्ट चैनल है। डायरेक्ट चैनल का मतलब है जिसके ऊपर वो टैक्स बनता है, जिसका पैसा कट रहा है टैक्स का, वही जाके सरकार को जमा कर रहा है, तो डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा इसका कट रहा है और जमा कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है। सप्लायर का पैसा नहीं कट रहा है, बट कट रहा है कस्टमर का, लेकिन जमा सप्लायर कर रहा है। इसका मतलब कस्टमर खुद सरकार को ना जमा करके एक इनडायरेक्ट चैनल से जमा करता है, इसलिए इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलता है। यानी यहाँ बोलते हैं इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पर पड़ता है, और यहाँ इंसिडेंट अलग पर्सन पर और इम्पैक्ट अलग पर्सन पर। मतलब पैसा किसी और का जाता है और चुकाता कोई और है। पैसा जा रहा है कस्टमर का और चुका सप्लायर रहा है, तो यहाँ इनडायरेक्ट हो गया। और यहाँ पैसा भी जा रहा है राम का, चुका भी रहा है राम, तो ये डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिफरेंस है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट टैक्स आपका ईयरली बेसिस पर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स पर डे, हर दिन सेल होता है, सेल बेसिस पर होता है। ये सेल बेसिस पर होता है, जिसको टर्नओवर बेसिस बोलते हैं। जैसा सामान बिका वैसे आपको लगेगा। अगर आप कोई सामान नहीं खरीदते साल भर में तो इनडायरेक्ट टैक्स आपसे वसूला नहीं जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स, जब आप इनकम जनरेट करते हो, एक लिमिट, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में एक लिमिट दिया, उस लिमिट से अगर आप ज़्यादा कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, उस लिमिट से नीचे रहेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। यानी यहाँ अमीर आदमी को टैक्स देना है। ये जो कॉन्सेप्ट काम करता है डायरेक्ट टैक्स का, वो काम करता है सुपर रिच सुपर टैक्स। अगर आप ज़्यादा अमीर है तो ज़्यादा टैक्स आपका लगेगा। ठीक है, सुपर रिच सुपर टैक्स, यानी गरीब आदमी यहाँ पे बच जाता है। गरीब आदमी जिसका, मान लो अभी के समय में अगर देखें तो जिसका 6 लाख रुपया इनकम साल का है, वो बच जा रहा है, उसको डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, वो बच जा रहा है। 5-6 लाख रुपया साल का अगर कमा रहा है तो वो आदमी बच जा रहा है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गरीब हो या अमीर हो सबके लिए है। एकदम गरीब आदमी है जिसका 10 रुपया कमाता है महीने में, मान लो 10 रुपया कमाता है, एकदम औकात कम है, बहुत गरीब आदमी, 10 रुपया कमाता है और जाके 5 रुपया का बिस्किट खरीदता है, तो जीएसटी तो लग गया ना उस पर। अब हाँ बोलोगे नहीं सर हम गरीब है, देखिए लाल कार्ड, तो क्या दुकानदार जीएसटी छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। ये गरीब हो या अमीर हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको देने पड़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो दे रहा है जो, जिसके पास एक लिमिट से ज़्यादा इनकम है, जिसके पास एक लिमिट से ज़्यादा इनकम कमा रहा है, वो दे रहा है। तो हमारे देश में सरकार का जो मेजर रिवेन्यू का सोर्स वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जो सरकार का मेजर रिवेन्यू का सोर्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी है। जीएसटी से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू सरकार जनरेट करती है। ठीक है, इस बात को समझना है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स पर सरकार का ज़्यादा फोकस है। देख लीजिए, अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि मध्यस्थ द्वारा, यानी सब मीडिएटर द्वारा सरकार को पेमेंट किया जाता है। और भारत में अगर इसका एग्जांपल देखा जाए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जीएसटी। देख लीजिए दोनों में अंतर दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
हम यहाँ छोड़ देते हैं 2 मिनट, स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा इसको, आसानी से मजा आएगा आपको। अब लिखा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत सारा टाइप्स है, लेकिन ये सारे टैक्स है, देखिए यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए इनडायरेक्ट टैक्स का। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, गैस ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस जितने थे, और जीएसटी। तो याद रखिएगा जितने ऊपर दिख रहे हैं, जितने ऊपर दिख रहे हैं वो सारे, खाली कस्टम ड्यूटी को छोड़ के बाकी सारा टैक्स खत्म कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं। यहाँ कस्टम ड्यूटी छोड़ दीजिए, बाकी जितने टैक्सेस सब खत्म करके तो 2 ही बचा, एक जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी, बस यही 2 हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इसको सीमा शुल्क बोलते हैं। जब हम विदेश से सामान लाते हैं ना, तो जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपने देश का, जैसे हमारे देश में चाहे भैया रोड चाहिए, चाहे पानी के रास्ते है, किसी भी रास्ते जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपको उसके ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा जैसे क्रॉस करेंगे कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी उस प्रोडक्ट पर लगेगा जो हम विदेश से मंगाते हैं, जो हमारे देश में ही बनता है, यहीं पे बिकता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। तो कस्टम ड्यूटी उस प्रोडक्ट पे लगेगा जो हम विदेश से मंगाते हैं, चाहे कच्चा माल मंगाए चाहे तैयार माल मंगाए, कस्टम ड्यूटी वहाँ पे लगता है। और बाकी सारे चीज़ पर हम जीएसटी चार्ज कर लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो विदेश से जैसे चाइना से मोबाइल आता है तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, दोनों लगता है। लेकिन अगर केवल इंडिया में सामान बना है तो केवल जीएसटी आपको चार्ज करना है, कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अभी 2 ही बचा है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। बाकी ये सब खत्म करके जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब एक करके सबके बारे में लिखा है। हालांकि ये सारे टैक्सेस, सर्विस टैक्स सेवा पर लगता था। हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग सर्विस टैक्स पहले देते थे, अभी जीएसटी के अंदर आ गए। डॉक्टर सर्विस टैक्स देता था, अभी जीएसटी के अंदर आ गया। तो जैसे वकील है सर्विस टैक्स देता था, वो जीएसटी के अंदर आ गया। एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन मतलब समझ, अगर आप सामान बनाने का काम कर रहे हो, कोई भी सामान नहीं देखते हो गाँव में, मैं अगर कोई शराब बनाता है, दारू बनाता है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज वाले डिपार्टमेंट वाला जग छापामारी करता है। प्रोडक्शन अगर आप कहीं कर रहे हैं विदाउट परमिशन सरकार के, तो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट जो पकड़ लेगा। एक्साइज ड्यूटी तब देना पड़ता है, उत्पादन शुल्क, सामान बनाने का पैसा टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद कस्टम ड्यूटी बता दिए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप शेयर खरीदने और बेचने का काम करते हैं तो एसटीटी लगता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टाम्प ड्यूटी जानते हैं आप लोग, जब आप संपत्ति खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो ड्यूटी लगता है ना, जो हम लोग जिसको स्टाम्प बोलते हैं, स्टाम्प निकलवाना पड़ता है सरकार को टैक्सेस पे करके। तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सिनेमा हॉल देता था, ये कोई कॉमेडी शो कर रहा है तो वो देता था, कोई नाटक कर रहा है वो देता था, वो सब इंटरटेनमेंट टैक्स देता था। गैस टैक्स, वाहनों के लिए बोल रहे, पेट्रोल वगैरह खरीदने में जो गैस यूज होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी तो आप जान ही रहे हैं। बोल रहा है डिस्क्राइब फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मेन फंडामेंटल को डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएसटी का फंडामेंटल क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो भाई आप सब जानते हैं, जीएसटी जब भी लगाया जाता है तो गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। जीएसटी वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन मतलब, वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है, पहला चीज़ आपको याद रखना है, जीएसटी लगेगा किस पर, 2 चीज़ पर, गुड्स पर और सर्विसेज पर। ठीक है, 2 चीज़ पर लगेगा। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन ही सिस्टम है जीएसटी का। चलिए देखिए, समझिएगा कि ए एक बिजनेसमैन है, वो अपना सामान बी को बेचता है। ठीक है, ए एक बिजनेसमैन है, बी भी एक बिजनेसमैन है। ये दिल्ली में है, ये हजारीबाग में। तो दिल्ली वाला बिजनेसमैन हजारीबाग वाले बिजनेसमैन को 1000 में सामान बेचा, मान लो उस पर 18% जीएसटी है। तो 18% जीएसटी है, तो इसका मतलब 1000 का 18% चार्ज कर लिया बी से। ए वसूल रहा है किससे, बी से, यानी सरकार को यहाँ 180 रुपये जमा होगा। कौन जमा करेगा, ए। बी से वसूल के 180 रुपये सरकार को जमा कर देगा ए। ठीक है, अब बी चूंकि ये भी जीएसटी डीलर है, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, ये भी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, सरकार को दे दिया 180 रुपये। बोला सर देखिए हम 1000 का सामान बेचे, 18% जीएसटी, आपका 180 बना, हम 1000 रखते हैं। 1000 ये रख लिया और 180 सरकार को दे दिया, इससे 1180 रुपये वसूल लिया। अब बताइए, एक बी जो 1180 रुपये में कोई सामान खरीदेगा तो क्या लगता है, बी 1180 रुपये में बेचेगा, जितने में खरीदेंगे उतने में बेचेंगे नहीं ना। तो हो सकता है ये सामान इसको 1500 में बेच दिया। अब ध्यान दीजिए, 1500 में बी किसको बेच दिया, सी को। सी भी बिजनेसमैन ही है, कस्टमर नहीं, सी भी बिजनेसमैन है। तो अब यहाँ पे भी 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये सामान 18% का है। अब 1500 का 18% कितना होगा,
तो 1500 का नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। 1000 का तो लग चुका है ना, 1000 का लग चुका है। आप वैल्यू कितना ऐड किए, 500, तो 500 का 18%, यानी 18 90 रुपया लगेगा इसका। यहाँ सरकार को 90 रुपया जाएगा। वैल्यू ऐड कितना हुआ, 1000 का तो टैक्स दे चुके हैं, अब हम उसमें और जोड़ा गया कितना, 500 रुपया। तो 500 रुपये वैल्यू ऐड हुआ ना, तो 500 के ऊपर 18%, 90 रुपये सरकार को जमा होगा। अब ये हो सकता है कि इस सामान को खरीदा और ये बेच दिया 2000 में, तो भैया 2000 में बेचे तो 18%, तो ये भी मान लीजिए बेचा डी को, तो डी भी यहाँ पे 18% देगा। किसका, 1500 का 2000 में बेचा है, तो 500 ना ऐड किया है, तो 500 का 18% यानी 90 रुपये ये भी देगा। तो सरकार को इस हिसाब से देखिए कितना जमा हुआ है, 180, 90, 90, 360 रुपया। और बताइए, आपको हम बता चुके थे कि सरकार को जीएसटी पे होता है फाइनल ट्रांजैक्शन पे, तो फाइनली कितने में बिका है, मान लेते हैं हम डी नहीं है कोई, तो बताइए फाइनली कितने में, 2000, तो 2000 का हम लोग क्या करते थे, 2000 का सामान बिका तो उसका 18% जीएसटी लगेगा ना, तो 2000 का 18% देखिए तो 360 रुपया आया। यानी जितना सरकार को मिलना चाहिए तो उतना ही मिलता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिलता है। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जैसे जैसे उसमें वैल्यू ऐड होते जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगते जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया गया था मक्का का, कच्चा अगर मक्का रहता है तो ये 10 रुपये में बिकता है, तो उसका 10 रुपये उसका टैक्स अलग है। जैसे वो मक्का का दाना तैयार हो जाता है और भूंजा बन जाता है तो उसका टैक्स अलग है। उसके बाद पॉपकॉर्न बन जाता है, तो जब पॉपकॉर्न बन जाता है तो उसका टैक्स अलग है। मसाला पॉपकॉर्न का अलग है। तो मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन उसका जैसे जैसे हम वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं, मसाला पॉपकॉर्न थोड़ा महंगा मिलता है तो उसका टैक्स अलग है। तो जैसे जैसे हम उसमें वैल्यू एडिशन करते जाते हैं उसका टैक्स सिस्टम पूरा क्या होता है, बदलता जाता है। वही बात यहाँ लिखा है। अब फिर लिखा है टैक्स टू बी सबमिटेड इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस है, तो कितना बार बता चुके हैं, ये सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब कोई भी टैक्स रहा नहीं है, सबको हटा के एक टैक्स बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बोला टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी के क्या टाइप्स है, तो याद रखिएगा 3 तरीके के जीएसटी हैं। इंडिया में जीएसटी के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला कौन सा जीएसटी है, सबसे पहले सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस। ध्यान दीजिए, एस और यूटी में से कोई एक ही रहेगा, स्टेट और यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो भारत में या तो कोई राज्य है या तो कोई केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों में से एक ही ना होगा, ठीक है। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, झारखंड राज्य है, बिहार राज्य है। तो भैया आप या तो सामान, ये दोनों में से एक ही जगह होंगे ना, जहाँ सामान खरीद रहे होंगे वो तो या तो राज्य होगा या तो यूटी होगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। और एक आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 3 तरह से जीएसटी चार्ज होता है। अब ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी कहाँ चार्ज होगा, जब इंटर स्टेट सेल होगा। इंटर स्टेट मतलब जब 2 राज्यों के बीच में खरीद और बिक्री होती है, जो कस्टमर खरीदने और बेचने वाले हैं वो 2 अलग अलग राज्य के होंगे तो वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। और जब खरीदने और बेचने वाले दोनों सेम स्टेट के होंगे तो सी और एस लगेगा। याद रखना, सेम स्टेट में सी और एस, और अलग अलग स्टेट के होंगे तो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। रेट आपको बता चुके हैं, 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18, 28 है रेट ऑफ जीएसटी इसका। अब 5th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर जीएसटी के अंदर हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नियम क्या है। तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आपका सेल एक लिमिट से ज़्यादा है तो वो लिमिट हमेशा चेंज होता रहता है, 20 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा। तो इसको इस हाथ से समझिए, बड़ा अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया होगा। देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, थ्रेशोल्ड लिमिट देखिए, कुछ कुछ स्टेट है जिनको छूट मिला हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। कुछ कुछ स्टेट है जिनको छूट मिला हुआ, बाकी के लिए नियम एक जैसा। चलिए देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट में सबसे पहले 10 लाख से ज़्यादा का सेल होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टेट विच थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के लिए अगर 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। वो स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये इस जगह पे 10 लाख तक का सेल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब अंडर डेवलप्ड स्टेट है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, उतना ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस नहीं है, इसलिए इसको 10 ही लाख में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। अब अगर आप ये सब स्टेट के हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, तो आपको 20 लाख में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया गुड्स और सर्विसेज के लिए। और अगर आप ये सब स्टेट के, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारा झारखंड, बिहार, यूपी जितना भी देख रहे हैं सब, तो यहाँ पे 20 लाख रुपये जो लिमिट किया गया वो सर्विस का और 40 लाख रुपया गुड्स का। यानी अगर हम सीमेंट बेचते हैं तो 40 लाख का सालाना सेल है तो भैया हमको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। और अगर हम सर्विस बेचते हैं, डॉक्टर है, चार्टर्ड है, इंजीनियर है, और हमारा अगर
सेल 20 लाख से ज़्यादा का इनकम हो गया तो याद रखिएगा वहाँ पे 20 लाख का रिवेन्यू सेल इसको हम लोग बोलते हैं। खर्चा नहीं घटाना है, याद रखिएगा, खर्चा नहीं घटाना। ऐसा नहीं कि सर 20 रुपये का सामान बेचे तो 18 रुपये खर्चा तो 2 रुपये सर, ये तो इनकम टैक्स लगेगा ना, इस पर इनकम टैक्स लगेगा, जीएसटी इस पर लगता है, इस पर जितने का बेचें, कोई खर्चा घटाना उठाना नहीं, टोटल टर्नओवर सेल। तो सेल अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा होगा सर्विस सेक्टर वाले का तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और गुड्स वाले का तो 40 लाख से ज़्यादा का सेल जैसे हुआ आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन किनको कराना चाहिए था। अब बोलता है कि पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन है जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। तो कोई भी, सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज या दोनों में से किसी एक का सप्लाई कर रहा है लेकिन लिमिट से कम सप्लाई कर रहा है तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, व्यक्ति सीजीएसटीएस और आईजीएसटी के तहत पूरी तरह से छूट वाली वस्तु को बेच रहा है, यानी ऐसे सामान को बेच रहा है जिसको दोनों जगह पे सरकार छोड़ देती है कि इस पर टैक्स नहीं लगा। अब हम प्रसाद बेच रहे हैं तो प्रसाद पर जीएसटी नहीं लगता, तो हमको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, क्या चाहे हमारा 60 लाख का कहीं नहीं सेल हो, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे क्योंकि हम टैक्स फ्री सामान बेच रहे हैं ना, जिस पर टैक्स ही नहीं लगता। और अगर सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिश पर कोई कर मतलब लगा सकती है, नहीं छोड़ दी है, छूट कर दी, जाओ इसको छोड़ दो, तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पेबल नहीं है। जिस बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका एक सेल जो है एक टैक्सेबल लिमिट से कम होगा वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। ऐसा व्यक्ति जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पैसा वापस मिलेगा उसको भी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जब हम विदेश से सामान खरीदते हैं, मान लिया ऑस्ट्रेलिया से सामान हम खरीदें तो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो वहाँ का बिजनेसमैन का आज तक भारत आया ही नहीं लेकिन हमको सामान बेच रहा है, तो ऐसे में वो बिजनेसमैन वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है भारत में जीएसटी के लिए, तो जीएसटी कौन काटेगा? क्योंकि जीएसटी तो सप्लायर वसूलता है, बेचने वाला वसूलता है। अब बेचने वाला ऑस्ट्रेलिया का है, उसका जीएसटी नंबर है ही नहीं भारत का, तो वो हमसे कैसे जीएसटी वसूलेगा? तो ऐसे केस में क्या होता है, जब ऐसा केस होता है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज होता है। रिवर्स चार्ज मतलब हमेशा जीएसटी सप्लायर भरता है लेकिन ऐसे केस में जीएसटी परचेजर भर देता है। हम सामान खरीद रहे होंगे तो मेरा जीएसटी नंबर होगा ना, तो हम टैक्स उसको नहीं देंगे, उसको ओरिजिनल पैसा देंगे, टैक्स का पैसा अपने पास रखेंगे और वो पैसा हम सरकार को जमा कर देंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। रिवर्स इसलिए इसका नाम है ना क्योंकि उल्टा जमा होता है, परचेजर जमा कर देता है सप्लायर के जगह पे। कौन जमा कर देता है? परचेजर। कुछ कुछ कंपलसरी सिचुएशन लिखा है कि कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है जब कोई माल इंटर स्टेट यानी दो राज्यों के बीच में अगर माल का आवाजाही हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, भले आपका लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। अगर हमारा सामान यूपी बार बार जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी का, क्योंकि हम भले हमारा लिमिट ज़्यादा है या कम है उससे मतलब नहीं। मेरा लिमिट 5 लाख का है लेकिन 5 लाख का माल भी बार बार जा रहा है, झारखंड से अगर यूपी जा रहा है, झारखंड से बिहार जा रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, बॉर्डर में बार बार चेक होगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है। ठीक है, भले उसका लिमिट ज़्यादा हो या ना हो, वही बात यहाँ लिखा है। वित्तीय वर्ष में 20 लाख से ज़्यादा अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं तो आपको टैक्स ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, अगर अचानक आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी रोक देगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले लोगों को कराना पड़ेगा, भले 10,000 रुपये का हम सामान मंगा रहे, हम ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान मंगा रहे उसका कीमत है मान लो 1,20,000 बस, और वही सामान हम खरीद रहे हैं, मेरा 20 लाख का लिमिट भी टच नहीं कर रहा है, फिर भी हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, कराना ही पड़ेगा। जिन व्यक्तियों की धारा 51 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है, चाहे वे अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हो या न हो, मतलब लगता है कि जिनको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वे व्यक्ति जो किसी अन्य कर योग्य व्यक्ति की ओर से माल, मतलब किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन की तरफ से अगर हम माल खरीदते हैं तो ऐसे में चाहे हम एजेंट क्यों ना हो हमको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी बीच में जो एजेंट वगैरह टाइप के लोग होते हैं ना उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 1 रुपये का भी सामान बेचेगा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर समझते हैं? नहीं, मान लीजिए अमेजन है, अमेजन के ऊपर हम क्या किए, एक अपना छोटा सा कंपनी बनाया, ब्रांड बनाया या दुकान का नाम दे दिए और उसी नाम से हम क्या किए, बड़े बड़े ब्रांड का जूता खरीदते हैं, घर में रखते हैं और अमेजन में रजिस्टर्ड होगा, यानी अमेजन के साथ हम पार्टनरशिप कर लिए। और पार्टनरशिप जब कर लिए तो अमेजन हमको ऑर्डर देता है, हम सामान भेजते हैं, लेकिन मेरा लिमिट कम है, मेरा सेल मान लो 5 लाख है,
साल भर में हम 5 लाख कहीं बेच पा रहे हैं अमेजन के ऊपर, और बाकी मेरा ऑफलाइन कोई दुकान उकान है नहीं, घर में रखते हैं, अमेजन का ऑर्डर आता है, पैक करके भेज देते हैं। अब 5 लाख का सेल है, क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? बोल हमारा तो लिमिट है 40 लाख का, 40 लाख का हम सेल होगा तब ना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सरकार यहाँ बोलती नहीं भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स वाले ऑपरेटर हैं, आपको 1 रुपये का भी सेल में कराना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर जो होंगे उनको 1 रुपये का भी सेल होगा तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को कराना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स निर्धारण करना। देखिए, आप जब सेल करते हो तो आपको लगता है कि नहीं इस पर टैक्स नहीं बनना चाहिए, इस पर टैक्स नहीं बनना चाहिए, भाई आपके कहने से नहीं ना होगा। तो जीएसटी काउंसिल का जीएसटी का एक नियम है कि आप अपने इनकम को एसेस कैसे करेंगे, उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगेगा और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए असेसमेंट कितने तरह से हो सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट होता है, हर बिजनेसमैन खुद अपना मूल्यांकन करके देता है कि मेरा जीएसटी इतना बनना चाहिए। प्रोविजनल असेसमेंट होता है, अस्थायी टेम्पररी। उसके बाद समरी असेसमेंट होता है, और फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। इतने सारे असेसमेंट होने के बाद फाइनली आपका टैक्स एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाता है आपको। और वही चीज़ नीचे दिया हुआ है कैसे कैसे असेसमेंट करेंगे, तो इसको पढ़ने। अब एक और है ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ऑस्ट्रेलिया में क्या मॉडल है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन वस्तु और सेवा कर यानी ऑस्ट्रेलियन जीएसटी 2 भौतिक और डिजिटल वस्तुओं पर लगाया जाता है। मतलब फिजिकल गुड्स और डिजिटल गुड्स दोनों पर लगाया जाता है। जैसे हमारे देश में भी फिजिकल और डिजिटल दोनों गुड्स पर लगाया जाता है। हम ऑनलाइन अगर खरीदते हैं तो भी, जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन सेवा लिए, हमने एप्लीकेशन बनाया, ऐप बनाया। अगर हम ऐप बना रहे तो ना हमको कुछ मिला क्या हाथ में? 5 रुपये बिस्किट खरीदे तो हाथ में बिस्किट दिया। अब ऐप बनाया तो कुछ नहीं मिला, एक तो सॉफ्टवेयर बना, कुछ हाँ कहाँ मिला? फिजिकल गुड्स कहाँ है? तो बोलता है भैया फिजिकल गुड्स हो या डिजिटल गुड्स हो, वो डिजिटल गुड्स है ना, हमने स्टोरेज खरीदा, ठीक है, हमने डोंगल खरीद, मतलब ये हमने क्या बोलते हैं उसको, स्पेस खरीदा। तो अगर आप कहीं भी कुछ खरीदते हैं जो फिजिकल नहीं है लेकिन डिजिटल है, तो वैसे ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ऑस्ट्रेलियन जीएसटी जो है वो फिजिकल और डिजिटल दोनों गुड्स पर लगाया जाता है, जिसका ऑस्ट्रेलिया के भीतर उपभोग के लिए व्यापार किया जाता है, यानी जिसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंजम्पशन के लिए अगर ट्रेड किया जा रहा है तो उसके ऊपर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक उपस्थिति रखता है, यानी कोई व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करता है और उसके व्यवसाय में 75,000 से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है की सकल आय है, तो उसे जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना। ये ऑस्ट्रेलिया का अपना मॉडल है कि ऑस्ट्रेलिया में 75,000 डॉलर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का ऑस्ट्रेलिया के बाहर बिजनेस है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डिजिटल उत्पाद या सेवाओं को बेचता है, तो उसे जीएसटी एकत्र करना होगा और सरकार को भेजना होगा। जीएसटी की दर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में हमारे जैसे 5 रेट नहीं है, जहाँ सीधा फ्लैट 10%। हमारे यहाँ क्या है? 0, 5, 12, 18, 28। वहाँ बोलता है नहीं, सीधा फ्लैट 10% आपको लगेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक रेट है, सिंगल रेट ऑफ टैक्सेस है, कोई सामान खरीदो 10% ही लगेगा। जीएसटी इनवॉइस क्या है? तो वहाँ बोलता है कि इनवॉइस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शुड बी टैक्स इनवॉइस। जो आपको बिल मिलता है वो सब टैक्स में इनवॉइस मिलता है। उसमें विक्रेता की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलर। उसमें विक्रेता का ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी संघ ABM जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर मिला रहता है, उसमें डाला हुआ रहता है। जिस दिन वो बीजक जारी किया गया था उसका डेट, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस, सब कुछ लिखा रहता है, यानी वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? तो रिवर्स चार्ज बोलता है यदि कोई व्यापारी जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर पंजीकृत है ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यावसायिक ग्राहक को उत्पाद और सेवा बेचता है तो रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। वही RCM जो भारत में है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बिजनेसमैन, या मान लें हम इंडिया के, हम अगर ऑस्ट्रेलिया को सामान बेचेंगे तो हम जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते। हम बेचने वाले सप्लायर है लेकिन फिर भी हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। जीएसटी परचेजर कलेक्ट करेगा और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को उसका पेमेंट करेगा। बोलता है टैक्सेशन ऑन सर्विसेज, तो बोलता है सेवाओं पर, तो भाई सर्विस के ऊपर भी टैक्स देने का नियम है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाएगा, ग्राहक से उसके ऊपर भी टैक्स वसूला जाएगा। अब हम लोग मॉडल सेट 3 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।